ग्रीनलैंड जो है इज अ रिच स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो कहीं से कहीं दुनिया में मार कर सकते हैं। बड़ा भारी खतरा है अमेरिका को रूस के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से 490 गुना बड़ा, यानी कोई 500 गुना बड़ा आपको आयरन डोम सिस्टम बनाना पड़ेगा और दुनिया का विनाश तकरीबन ऐसे सिनेरियो में 100% तय है। Greenland is a wonderful place. We need it for international security. The people of Greenland are not happy with Denmark, as you know. ग्रीनलैंड एक मुल्क है जो एकदम से सुर्खियों में आ गया। अब ज़्यादातर लोगों ने तो इस देश का नाम ही शायद पहली बार सुना होगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि आने वाले दिनों में यहाँ पे बड़े बदलते समीकरण दिखाई देंगे जो वैश्विक स्तर पे बहुत अहम होंगे। मैं ज़रा परिप्रेक्ष्य समझा दूं। 20 जनवरी डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, बड़े जोर शोर से उनका इनॉग्रेशन हुआ, बड़ा ज़बरदस्त मीडिया इवेंट बना और लेकिन आने के जो शुरुआत के दिन थे उनमें ज़्यादातर तवज्जो मीडिया की रही उनकी जो इंटरनल सिक्योरिटी की बातें जो वो कर रहे थे उन पे, यानी मॉस्को के बॉर्डर पर इमरजेंसी डिक्लेयर करना, इलीगल इमिग्रेंट्स को धर दबोचना, बाहर करना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत कम लोगों ने तवज्जो दी डोनाल्ड ट्रंप की अहम सेस्मिक स्टेटमेंट्स, यानी कि हड़कंप पैदा कर देने वाली स्टेटमेंट्स, वो तो उसके में मतलब दबी गई। अब पिछले 2-3 दिनों से उनका जो महत्व है वो दुनिया को समझ आ रहा है और ये अपने आप में एक पैराडाइम शिफ्ट है ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में। तो ऐसा फेरबदल क्यों हो रहा है साहब, और कैसे हो गया एकदम से? मैं समझाता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग, हम इसके बारे में किताबों में पढ़ते थे, अब ये ग्लोबल वार्मिंग हमारे सर पे आ गई है। ग्लोबल जो पोलर आइस कैप्स हैं वो मेल्ट हो रही हैं। नॉर्थ पोल तकरीबन थोड़ी देर में गायब हो जाएगा पिघल कर। पहले वो पक्का आइस की शीट थी, आइस कटर लगा के बड़ी मुश्किल से कोई जहाज उसको पार कर सकता था, वो भी दुर्लभ जहाज। लेकिन साहब अब तो बहुत सारा एरिया जो है वो आर्कटिक ओशन का मेल्ट हो गया है। 2013 से 2023 एक दशक में 37% इंक्रीज इन सी बोर्न ट्रैफिक हुआ है। किसमें? आर्कटिक ओशन में। अब देखिए साहब, जो रूस था वो काफ़ी कन्फाइंड थे, लैंडलॉक थे, उनके पोर्ट सारे के सारे आइस टप रहते थे। व्लादिवोस्तोक वगैरह, वो मतलब सर्दी के मौसम में तो वहाँ अच्छी खासी बर्फ़ की परत जमी होती थी, तो इसलिए जो वार्म वाटर पोर्ट था उनका क्रीमिया में, बाल्टिक सी में, ब्लैक सी में, वो इनके लिए बहुत ज़रूरी था, राइट। अब वो तो पूरा ज्योग्राफिया ही बदल गया है साहब। एक बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आपकी ज्योग्राफी में हुआ है। आर्कटिक ओशन पानी का ओशन बन गया है, बर्फ का नहीं। उसमें कॉमर्स चल सकता है, ट्रैफिक चल सकता है, नेवल जहाज, नेवल सबमरीन चल सकते हैं। ठीक है साहब, ये बड़ा भारी फेरबदल है। ये ग्रीनलैंड को बहुत ज़बरदस्त अहमियत देता है। मैं और इसको तफसील में समझाता हूँ। देखिए, ग्रीनलैंड जो है इधर है और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यूके गैप, ये ऐसा गैप है अटलांटिक ओशन के मुंह में, एंट्री पॉइंट के ऊपर। तो जब सोवियत संघ अपनी ताकत के हेडे पर था, उस वक्त अमेरिकन्स को, यूरोपियंस को बड़ा डर था कि जो सोवियत फ्लीट मुरमांस्क की बंदरगाह में है वो एकदम से ब्रेकआउट करके अटलांटिक ओशन की तरफ जाएगी और वहाँ पे जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस हैं अमेरिका और यूरोप के बीच में, उन्हें काट देगी। तो ये बड़ी अहमियत थी इसके लिए और इसी के चलते 1951 में ये जो
अमेरिका ने 3 बड़े बेस बना लिए थे आइसलैंड, ये ग्रीनलैंड के अंदर 3 मेजर बेसिस। ये बेसिस थे आपके, मैं आपको नाम गिना दूं, थुले, सैंडरस्टॉर्म एंड नीरसान हांग। अब अमेरिका का केवल एक बेस रह गया है। इस क्षेत्र की अहमियत मैंने आपको समझाया कैसे एकदम बढ़ गई है। रूस मसल इन करना चाहता है आर्कटिक ओशन को, वो तो उसका जोर चले तो वो रूसी ओशन बना देगा। चीन इसमें मसल इन कर रहा है और चीन ने 2018 में कहा कि अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव के चलते हम साहब चीन और यूरोप को जोड़ना चाहते हैं आर्कटिक के मार्ग से। ये आर्कटिक के मार्ग से हम चीन और यूरोप को जोड़ना चाहते हैं। और उसके देखा देखी साहब हमने देखा कि चीन ने वहाँ काफ़ी दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है। उसकी बहुत जहाज़ वहाँ चल रहे हैं, नेवी ने गश्त शुरू कर दी है। ग्रीनलैंड के जो यूरेनियम के माइंस हैं वो चीन ने वो उनको लीज पे ले लिया है और माइनिंग वहाँ पे वो कर रहे हैं। और ये एक और बड़ा भारी पहलू है साहब, ग्रीनलैंड जो है इज अ रिच स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। उसकी जो खनिज की जो संपत्ति है साहब वो तो बहुत ही बड़ा ग्रेट स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स है ग्रीनलैंड। मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे कॉपर मिलता है, डायमंड मिलते हैं, गोल्ड, ग्रेफाइट, आयरन ओर, निकल, सबसे जरूरी है आपका यूरेनियम और रेयर अर्थ मेटल। 1.8 मिलियन टन्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल यहाँ पे है, जितना कि अमेरिका के पूरे कॉन्टिनेंट में नहीं है। अब रेयर अर्थ मेटल्स की आप सब अहमियत जानते हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रिक कार्स बनानी है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी करनी है तो रेयर अर्थ बहुत ज़रूरी है। और असलियत यह है कि 60% दुनिया के रेयर अर्थ चीन के पास हैं। चीन की आंखें गड़ी हैं यहाँ, वो इनको हथियाना चाहता है। अमेरिका भी बिल्कुल नहीं चाहता कि वो चीन के हाथ पड़े, और इसलिए ग्रीनलैंड की जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है वो बिल्कुल उसमें तो फेर बदल काया पलट हो गई है साहब। अब जो है एक एग्रीमेंट था ग्रीनलैंड का यूनाइटेड किंगडम के साथ, जिसके तहत वो अंग्रेज कहते थे कि हम जो है हमको पहला हक होना चाहिए ग्रीनलैंड के ऊपर, अगर मतलब इसको सेल करना है या कुछ करना है। 1913 दूसरी सदी थी, आज दूसरी सदी है और कोई उसका तो मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। आज अमेरिका सुपर पावर। अब बात ऐसी है साहब कि ये जो अहमियत है ग्रीनलैंड की, एक तो वो खनिज पदार्थ से है, दूसरा उसकी लोकेशन से है, और उसकी लोकेशन जो है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्व अख्तियार करती है, खासकर अगर हमको मिसाइल डिफेंस लेना है। रशिया यूक्रेन की वॉर में आपने मिसाइल्स की अहमियत देख ली है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो कहीं से कहीं दुनिया में मार कर सकते हैं, और अभी रशिया ने अपना ऑर्शनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके दिखाया, जो कि कोई 6000 किलोमीटर मार सकता है और हाइपरसोनिक स्पीड पे है। उसको कोई मिसाइल डिफेंस रोक नहीं सकता साहब। अब बड़ा भारी खतरा है अमेरिका को रूस के इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से, हाइपरसोनिक मिसाइल से, और अब खुदा ना खास्ता चीन के इंटरकॉन्टिनेंटल और हाइपरसोनिक मिसाइल से बहुत खतरा दिन दूनी रात चौगनी बढ़ा जा रहा है अमेरिका के लिए। उनके लिए तो नाइटमेयर का ये सिनेरियो हो गया है, खासकर यूक्रेन का युद्ध में जो हुआ है उसे देखकर वो घबरा गए हैं कि जो कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योर नहीं है। तो अभी तक कैसे सिक्योर किया जा रहा था? देखिए, जो कि लाइन है कनाडा की उत्तरी जो सीमा रेखा है, अलास्का की जो रेखा है, वहां पे अमेरिका ने एक सीरीज ऑफ
ओवर द होराइजन रडार्स लगाए थे जो कि अर्थ के कर्वेचर के पार देख सकते हैं, और जैसे ही रूस में, चीन में, नॉर्थ कोरिया में कोई मिसाइल फायर होता है उसे वो पिकअप कर लेते हैं। इससे क्या होता है साहब कि आपके जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है उसे चंद मिनट मिलते हैं कि वो उनको रोकने की कोशिश करें। रोकना मैंने बताया तकरीबन असंभव है। कोशिश आप चाहे कर लें, 1-2 हज़ार में से आप गिरा लें, ज़्यादा नहीं आप कर सकते। ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल जो उनकी स्पीड है उनको इंटरसेप्ट करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। हाँ, किया जाता था कि लॉन्च ऑन वार्निंग, कि जैसे ही रूस या चीन के मिसाइल फायर होते हैं, आकाश में आते हैं, तो ये जो आपके ओवर द होराइजन रडार है उनको पिकअप कर लेते हैं। और लॉन्च ऑन वार्निंग, LOW, जैसे ही वो मिसाइल वहां से पिकअप होते हैं ये वार्निंग दी जाती है कमांड हेडक्वार्टर को। नोरैड, नॉर्थ अमेरिकन एयर डिफेंस कमांड जो है उसको ये वार्निंग जाती है, और वो हमारा जो रिस्पांस है, जो अमेरिका का रिस्पांस है, जो यूरोप का न्यूक्लियर रिस्पांस है, उसको ट्रिगर करता है अमेरिका के न्यूक्लियर रिस्पांस को, कि पलटवार जो उन्होंने करना है अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से, MRBM से, वो फायर हो जाते हैं और दुनिया का विनाश तकरीबन ऐसे सिनेरियो में 100% तय है, सर्टन है। ना केवल ओवर द होराइजन रडार्स हैं, सैटेलाइट्स भी हैं जो अर्ली वार्निंग देते हैं, बट केवल सैटेलाइट से काम नहीं चल सकता, उसको आपको बैकअप करना पड़ रहा है इस मिसाइल डिफेंस शील्ड से। अभी तक ये मिसाइल डिफेंस शील्ड ये कनाडा में थी, ये अलास्का में थी और ये ग्रीनलैंड में थी। मैंने बताया ग्रीनलैंड में अमेरिका के 3 बेस थे जहां ओवर द होराइजन रडार्स थे, अब केवल 1 बेस रह गया है। मैंने बताया किस तरह चीन वहां मसल इन करने की कोशिश कर रहा है, ग्रीनलैंड में यूरेनियम माइंस उसने धर पकड़ लिए हैं। ठीक है, रूस वहां पे हावी होने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए अमेरिका को अब ये अनिवार्य है कि वो ग्रीनलैंड पे अपनी पकड़ मजबूत करे, चाहे वो खरीद ले, चाहे वो उसको बाय मिलिट्री फोर्स ले। लेकिन कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, अगर अमेरिका का डिफेंस पुख्ता होना है, मिसाइल डिफेंस, तो अमेरिका को ये सिक्योर करने होंगे, एब्सोल्युटली अनफेटर्ड एक्सेस लेना होगा। इसीलिए अमेरिका कह रहा है कि कनाडा को हम 51st स्टेट बना देंगे अमेरिका की, और ग्रीनलैंड को हम पकड़ लेंगे, धर पकड़ लेंगे। एक और भी चीज़ है साहब कि कनाडा और मेक्सिको के बरखिलाफ जो अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप साहब का गुस्सा काफ़ी जाहिर है, जग जाहिर है। उन्होंने कहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि चीन जो उस पर टैरिफ लगाए थे पहले ट्रंप साहब ने, फिर बाइडन साहब ने, उनको बाईपास करने के लिए अपनी फैक्ट्रियां कनाडा और मेक्सिको में बना रहा है। अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वहां मेक्सिको में बना के वो अमेरिका में बेचेगा। इससे अमेरिका को बहुत गुस्सा चढ़ा है, काफ़ी आक्रोश में है डोनाल्ड ट्रंप की चीन उल्टा उनको घेर रहा है। जैसे वो अपने बेस बना के बाकी देशों को घेर रहे थे, अब वो घेरे में आ रहे हैं। इसीलिए उनका आक्रोश कनाडा के बरखिलाफ, मेक्सिको के बरखिलाफ, और अब वो ग्रीनलैंड भी उनको चाहिए, बिकॉज वहाँ से भी वो घिर रहे हैं आर्कटिक के ज़रिए। उनकी अर्ली वार्निंग जो है डिफेंस शील्ड नोरैड को वहाँ एक्सटेंड करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप अब बात कर रहे हैं एक आयरन डोम फॉर अमेरिका। सबसे बड़ा खतरा अमेरिका के एग्जिस्टेंस को आज है ये न्यूक्लियर मिसाइल्स का खतरा, ICBMs का खतरा, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का खतरा। और इससे निपटने के लिए वो कह रहे हैं कि जैसे इजराइल ने एक आयरन डोम बनाया है, अमेरिका एक आयरन डोम बना के फुल प्रूफ, लीक प्रूफ सिक्योरिटी कर देगा, एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड बनाकर। लेकिन साहब इसमें मतलब काफ़ी मुश्किलें पेश आ सकती हैं। इजराइल का टोटल क्षेत्रफल इलाका केवल 20,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अमेरिका दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, इसका जो क्षेत्रफल 9.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर।
यानी अगर आपको एक आयरन डोम बनाना है, जैसे कि इजराइल ने अपने बचाव के लिए बनाया है और बड़ी मुस्तैदी से उसने हमास, हिजबुल्लाह, हाउती, ईरान के रॉकेट और मिसाइल शूट डाउन किए हैं, अगर यही चीज़ अमेरिका के दर्जे पे बनानी पड़े, कॉन्टिनेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, तो आपको कोई 490 गुना बड़ा, यानी कोई 500 गुना बड़ा आपको आयरन डोम सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिसकी कीमत कोई 2.9 ट्रिलियन डॉलर। सुन लीजिए ये आंकड़ा, 2.9 ट्रिलियन डॉलर कीमत होगी। क्या अमेरिका भी इसे अफोर्ड कर सकता है? अमेरिका का रक्षा बजट आज के दिन अमेरिका का रक्षा बजट जो है वो साहब आपका कोई 800 से 900 बिलियन डॉलर के ऊपर है। 2.9 ट्रिलियन डॉलर मतलब अमेरिका की जीडीपी इस वक्त 21 ट्रिलियन डॉलर है। तो मतलब ये तो उसका बड़ा हिस्सा जीडीपी का इसमें लग जाएगा। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आदेश दिए हैं पेंटागन को कि साहब 60 दिन में आपको दे रहा हूं, कम अप विद अ प्लान फॉर एन आयरन डोम फॉर अमेरिका। और उसके चलते अहमियत आती है कनाडा की, उसके चलते अहमियत आती है ग्रीनलैंड की। वो देश जिसका नाम भी बच्चे शायद नहीं जानते थे, वो धीरे धीरे सुर्खियों में आएगा। और एक ये दर्शा रहा है वैश्विक स्तर पे एक भारी फेरबदल। अभी तक ग्लोबलाइजेशन की बात होती थी, ग्लोबल ऑर्डर की बात होती थी, रूल बेस्ड ऑर्डर की बात होती थी, अब बात हो रही है ताकत, हाइपर नेशनलिज्म, मस्कुलर नेशनलिज्म। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबलाइजेशन की ईरा को खत्म कर दिया है और एक आप नया हाइपर नेशनलिज्म का दौर देख रहे हैं। हम सब देशों को चौंकना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा और इसके मुताबिक अपनी ताकत में, इकोनॉमिक और मिलिट्री में अगर हमने इजाफा नहीं किया, हम कहीं के ना रहेंगे। हमको भी ये नया दौर समझना पड़ेगा। ये वो दौर है जो वर्ल्ड वॉर 1 में था, जबकि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था। ये वो दौर है जो वर्ल्ड वॉर 2 में था, जबकि एक मल्टीपोलर ऑर्डर था। आज फिर एक मल्टीपोलर ऑर्डर हमारे सामने, आंखों के सामने मटेरियलाइज हो रहा है और हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर धीरे धीरे, श्योरली बट स्लोली बढ़ रहे हैं। जय भारत, जय हिंद।